ऋषभ का स्टॉर्म बनाना पेंटिंग को पसंद ना करना धरोहर हाउस में सभी लोगों को हैरान कर गया। मिस्टर ऋषभ कितने चूजी हैं। आपको इस स्टॉर्म बनाना पेंटिंग की परवाह नहीं है। ये कितनी प्राचीन और कीमती है। एक पुराने विशेषज्ञ ने कहा, मेरे अंदाजे के अनुसार ऐसा ही कुछ होना था। कुमार परिवार के मिस्टर ऋषभ काफी दूरदर्शी हैं। मैं इतने लंबे समय से चीजें इकट्ठी कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतनी ऊंची श्रेणी का संग्रह नहीं है। मुझे ऐसा संग्रह मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। पर मिस्टर ऋषभ ने उसे नापसंद कर दिया। एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मिस्टर ऋषभ वाकई में आम लोगों की कल्पना से परे हैं। अरे ऐसे मास्टरपीस को कौन रिजेक्ट करता है? ऋषभ मुस्कुराया। वो स्थिति से बहुत संतुष्ट था। उसमें श्रेष्ठता का भाव भरा हुआ था। देख रही हो दृष्टि, ऋषभ कितना विशिष्ट और जानकार है। हाँ? इन बड़ी चीजों की कितनी समझ है उसे। वो जानता है उसे पैसे कहाँ लगाने हैं, कौन सी चीज उसके लायक है और कौन सी नहीं। अरे आजकल के नौजवानों में ऐसे गुण कहाँ होते हैं। पूनम ने खुशी से मुस्कुराकर अपने भतीजे की प्रशंसा की। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने शिवम की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, कुछ सीख भी रहे हो या तुम्हारी मंदबुद्धि में कुछ जा ही नहीं रहा? तुम पूरी जिंदगी भी मेहनत कर लो तो ऋषभ जैसी श्रेष्ठता को छू तक नहीं पाओगे। आंखें खोल के देखो, ऋषभ के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। अब भी तुम हिम्मत करते हो कि ऋषभ को रिजेक्ट करने में दृष्टि की मदद करो। बुआ जी बस प्लीज बस कीजिए, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। पूनम चुप हो गई, लेकिन उसे बेसब्री से इंतजार था कि वो जल्द से जल्द अपने भाई अखिल और भाभी सिमी के पास पहुंचे और उन्हें शिवम को घर से निकालने को कहे, ताकि वो उस घर में ऋषभ का परिचय करवा सके। अगर ऋषभ नारंग परिवार का दामाद बन जाता है तो पूनम और कुमार परिवार खून से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा कुमार परिवार में पूनम की सत्ता और भी मजबूत होगी। सबको पता है कि पूनम के पति संजय कुमार परिवार के मुखिया में से एक हैं, लेकिन ये बात अंदर की है कि उनकी शक्ति बाकी भाइयों की तुलना में कमतर थी, क्योंकि भाइयों में वो 5वें नंबर पे थे और ऋषभ के पिता का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आते थे। ऋषभ के दादाजी ने खुद उसे परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। भविष्य में उसका परिवार का इंचार्ज बनने की बड़ी संभावना थी। ठीक है मिस्टर ऋषभ कुमार, आपको स्टॉर्म बनाना पेंटिंग की परवाह नहीं है, लेकिन आपने कहा कि पोर्सिलेन की वो बॉटल्स दिलचस्प हैं। क्या आपकी कोई राय है? इस समय एक कुलीन परिवार के एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। ऋषभ ने थोड़ा सिर हिलाया। वो खुद से काफी खुश दिख रहा था। उसने कहा, हाँ मुझे यकीन है। पोर्सिलेन्स की बॉटल के इस जोड़े में एक खास बात है। उसने लंबी महोगनी टेबल पर रखी एक जोड़ी अद्भुत दिखती पोर्सिलेन की बॉटल्स की ओर इशारा किया और दिखाया। हाँ, मेरी राय में पोर्सिलेन की बॉटल्स की ये जोड़ी मिंग राजवंश के युद्ध के वक्त के क्लासिक काम है। इसकी क्राफ्ट्समैनशिप और डिजाइन अद्भुत हैं। ये एक मास्टरपीस है। इतना कहने के बाद ऋषभ ने धीरे से कहा, इसके अलावा मैंने इन बॉटल्स का विशेष अर्थ और मूल्य भी देखा। इन बॉटल्स के नीचे एडल्ट नंबर के अलावा जू हवेली का एक निशान भी है। पता है इसका क्या मतलब है? ऋषभ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसे सबके सामने दिखावा करने में काफी खुशी हो रही थी। मेरी नॉलेज के अनुसार मिंग राजवंश का जू परिवार काफी पॉपुलर है। ये किंग जोंगशेन और जूदा के उत्तराधिकारियों के आने के बाद का हुआ। जू परिवार मिंग राजवंश में नंबर 1 कुलीन परिवार माना जाता है और पोर्सिलेन्स की बॉटल्स की ये जोड़ी ये शेंग के युग के दौरान की होनी चाहिए, जब इंपीरियल पैलेस ने जू निवास को बड़े बड़े रिवॉर्ड से सम्मानित किया था। ये पोर्सिलेन बॉटल्स की जोड़ी उन रिवॉर्ड्स में से एक है शायद। इसके अलावा बॉटल्स की ये जोड़ी काफी रेयर है और इसका रंग भी ये उस दौरान के किसी युद्ध का रंग है। मैं इस जोड़ी की कीमत का अंदाजा लगा सकता हूं, लगभग 150 करोड़। ऋषभ ने धीरे से मगर आत्मविश्वास के साथ कहा। ऋषभ के इतना कहने के बाद वहां मौजूद सभी विशिष्ट अतिथि उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह क्या बात है, मिस्टर ऋषभ के ज्ञान को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
मैं 30 साल से इस बिजनेस में हूं, लेकिन मेरे पास अब भी इनके जैसी ठोस जानकारी और सटीक निर्णय नहीं है। चश्मा पहने एक विशेषज्ञ ने आश्चर्य से कहा, सही कहा मिस्टर ऋषभ की राय तो वही है जो हमारी है, लेकिन हमारे पास निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं है। एक पुराने विशेषज्ञ ने प्रशंसा की। आज की इस एक्सचेंज मीट ने हमें इस तरह के शीर्ष संग्रह देने का मौका दिया। हमारा यहां आना सफल हो गया। एक कुलीन परिवार के एक वंशज ने आश्चर्य से कहा, चीन की ये पोर्सिलेंस की बॉटल्स की दुर्लभ जोड़ी है। क्या ये हाईड्यूक के जू मेंशन से है? इसका अर्थ इसके मूल्य से पूरी तरह से अलग है। एक कुलीन परिवार के एक वंशज ने कट्टर निगाहों से कहा। इस बार साहब सर ने वाकई में आंखें खोल दी और मिस्टर ऋषभ ने दिमाग खोल दिया। ऋषभ ने भी पोर्सिलेन की बॉटल्स की जोड़ी को उग्र निगाहों से देखा। उसने अमरेंद्र साहब की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, साहब सर, पोर्सिलेन की बॉटल्स की इस जोड़ी पर मैं 150 करोड़ की बोली लगाता हूं। आप स्वीकार करते हैं या नहीं, ये आप पर है। साहब सर शांत रहे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मियां ऋषभ कुमार अच्छा मजाक करते हैं। भाई हम एक अरसे से पुरानी दिल्ली के निवासी हैं। हमारी मजाल जो हम आपकी बात को नकार दें, हैं? पर हम जरा कुछ जानने को उत्सुक हैं। आपके एक विशेषज्ञ हैं, पर सर्कल में शायद ही कभी खजाना खरीदते हैं। आज ये संग्रह खरीदने में कैसे दिलचस्पी दिखाई? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, और दिनों की बात अलग होती है। अगर आम दिन होता तो मुझे ये पोर्सिलेन बॉटल्स कितनी भी पसंद हो, मैंने नहीं खरीदता। लेकिन आज जब यहाँ इतनी मशहूर हस्तियां आई हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस मास्टरपीस के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे फेवरेट इंसान, मेरे दद्दू का बर्थडे आ रहा है। चाइनीज एंशिएंट चीजें खरीदने के दीवाने हैं वो, तो मैंने सोचा ये बॉटल्स उन्हें गिफ्ट करूंगा। ऐसे दुर्लभ एंटीक्स पाकर वो कितने खुश होंगे ये मैं जानता हूं। आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी साहब सर। साहब सर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ऋषभ मियां आप इसे अपने दद्दू के जन्मदिन के तोहफे में ले जाना चाहते हैं। अब हमें नहीं लगता कि आज कोई आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहेगा। आपने जितनी की बोली लगाई है उतने में ले जाइए ये बॉटल्स। मेरी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब सर। ऋषभ के चेहरे पर गर्व के भाव थे। वो काफी अच्छे मूड में था। उसने अपना हाथ लहराया और रोहन से बिल का भुगतान करने को कहा। उसके मन में सचमुच गर्व था। वो वास्तव में भाग्यशाली था कि पोर्सिलेन्स के बर्तन की इस जोड़ी को खरीदने में सक्षम था। वो न केवल जन्मदिन की पार्टी के दौरान कुमार परिवार के लोगों को दबाने में सक्षम होगा, वो इस उपहार का उपयोग अपने दादा को खुश करने के लिए भी कर सकेगा। यहां तक कि उसने शिवम जैसे कचरे और दृष्टि के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर लिया और अपनी कुछ देर पहले खोई हुई इज्जत वापस पा ली। भीड़ से प्रशंसा प्राप्त करने के बाद ऋषभ ने अभिमानी मुद्रा धारण की और शिवम की ओर देखा। मजाक में कहा, मिस्टर शिवम, भाई मुझे जरा क्यूरोसिटी है। पोर्सिलेन्स की बॉटल्स की इस जोड़ी के बारे में आपकी कोई राय नहीं? मतलब आप मुझे नहीं बताना चाहेंगे कि ये असली है? ऋषभ भाई, अरे यार तुम खरीद लो यार, इस गंवार की कोई औकात नहीं है। ना ये इन दुर्लभ बॉटल्स को खरीदने के लिए बोली लगाने की सोच सकता है, ना उसे इनके बारे में कुछ अता पता होगा। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ऋषभ की बात अलग है, उसे जो चीज पसंद आती है वो खरीद लेता है। ये लूजर क्या करेगा? पैसे तो है नहीं इसके पास, बस भाषण देना जानता है। ऊपर से कहता है कि पूरे दिल्ली में इसे सबसे ज्यादा नॉलेज है एंटीक की। बेशरम, ऋषभ से कोई कंपैरिजन भी नहीं है इसका। सयाली ने भी चिढ़कर कहा। पूनम ने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो ले। उसने शिवम को एक मतलबी भाव से देखा और कहा, तुम्हें सभी निकम्मा घर जमाई बुलाते हैं, जानते हो ना? फिर भी ऋषभ से तुलना करने चले हो। उसे जो आइटम पसंद आया है उसकी कीमत 150 करोड़ है। ये पोर्सिलेन बॉटल्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आती है। ऋषभ उन्हें खरीद रहा है। चंद तुक्के लगा देने से तुम इस फील्ड में महान नहीं हो गए। कलेक्टर्स की जूती के बराबर भी नहीं हो तुम। ये कहने के बाद उसने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा और कहा, दृष्टि,
धरोहर हाउस में आकर तुमने जो देखा, जैसे लोगों से मिली, क्या अब भी शिवम के बारे में तुम्हारी राय नहीं बदली? बुआ ने तुम्हें ऋषभ जैसे लड़के से मिलवाया, एक नया रिश्ता बनवाया है ना? उधर ऋषभ शिवम को छोड़ने को तैयार नहीं था। क्या हुआ, बातें बंद कर दी आपने? क्या आप इस खजाने को नहीं समझ सकते हैं? अभी तक तो सबके सामने बड़ा घमंड था आपको, अब क्या हुआ? दिखाने के लिए मुंह नहीं बचा। उसके भाव एकदम से क्रूर हो गए। कहां से बचेगा, अपनी पत्नी की कमाई खाने वाले आदमी। अरे तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? शिवम ने ऋषभ को देखा। तुम्हारा पसंदीदा खजाना नकली है। उसके ये कहते ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। क्या कहा? मैंने जो पोर्सिलेन्स की एंटीक बॉटल्स खरीदी हैं वो नकली हैं? ऋषभ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वो हंसा जैसे उसने कोई चुटकुला सुन लिया हो। लिसन, ये बॉटल्स मैंने खरीदी हैं। यहां मौजूद एक भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि इनमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं सुनना चाहता हूं कि तुम्हें कैसे पता है कि ये नकली है? ऋषभ ने शिवम को ठंडे भाव से देखा। एक बात सुन लो, अगर तुम ये नहीं बता पाए तो तुम यहां सबके सामने माफी मांगोगे, और जब तक ऐसा नहीं करोगे तुम धरोहर हाउस से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऋषभ ने धमकी दी। ध्रुव ने भी गुस्से और अहंकार से शिवम के सामने आकर कहा, अरे यहाँ इतने बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, साफ सर मौजूद हैं, उनमें से किसी ने इन बॉटल्स में कमी नहीं निकाली। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई? ऋषभ के सवाल का जवाब दे, वरना आज तू बाहर रेंगते हुए जाएगा। शिवम को किसी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चाय का एक घूंट लिया और शांति से पूछा, क्या तुम लोग वाकई चाहते हो कि मैं साबित कर दूं कि ये पोर्सिलेन्स बॉटल्स नकली हैं? बकवास बंद करो और बताओ, साबित करके दिखाओ। ऋषभ ने सवाल किया। उपस्थित सभी लोग निश्चित थे कि रंगीन चीनी मिट्टी की बॉटल्स की ये जोड़ी असली थी, लेकिन उन्होंने आसानी से इसकी पुष्टि करने की हिम्मत भी नहीं की। ऋषभ ने इससे पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था, वरना वो उन्हें खरीदने के लिए एक बड़ी राशि खर्च नहीं करता। वो अब भी उन्हें दादा को गिफ्ट करना चाहता था। अरे शिवम कचरे का टुकड़ा है। उसने बेशर्मी से शेख ही बघारने और निर्दोष होने का नाटक करने का साहस किया। वो तमाचा खाने के लिए खुद से ही अपने गाल आगे क्यों कर रहा है? अरे क्या चाहता है वो? जैसे आप सभी की इच्छा, शिवम ने कहा। उसने उपहास किया और अपने हाथ में लिया चाय का प्याला नीचे रख दिया। अचानक उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और प्याला उड़ते हुए दूर चला गया। प्याला पोर्सिलेन्स बॉटल्स की जोड़ी से टकराया और सीधे दो प्रतीत होने वाली सरल चीनी मिट्टी के बर्तन की बॉटल्स में घुस गया। एक कर्कश आवाज के साथ दोनों बॉटल्स टुकड़ों में टूट गई और महोगनी टेबल पर गिर गईं। ओह, हे भगवान, इसने प्राचीन दुर्लभ कीमती खजाने को सच में तोड़ दिया। महोगनी टेबल पर चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और घबराकर हाय तौबा करने लगे। पूरी जगह खामोशी छा गई। ये तुमने क्या किया कमीने? ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखों में अंगारे उमड़ रहे थे। तुमने मेरा खजाना तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अरे तुम्हारी खुद की तो औकात नहीं। तुमने... गुस्से के मारे ऋषभ के मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मरना चाहता है? तूने ऋषभ भाई के दादू का गिफ्ट तोड़ा, वो भी इतना कीमती? तेरी इतनी हिम्मत? चल माफी मांग ऋषभ भाई से, वरना पूरी दिल्ली में कुत्ते की तरह दौड़ा के मारूंगा तुझे। रोहन शिवम के ऊपर उंगली तान के चिल्लाया। अरे ये माफी के लायक नहीं है रोहन, बहुत हुआ इसका, आज ये साबुत बाहर नहीं जाएगा। ध्रुव भी अचानक खड़ा हो गया। रोहन और ध्रुव शिवम को सबक सिखाने आक्रामक रूप से आगे बढ़े। वो शिवम के सामने खड़े हो गए। वो अब भी बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। रोहन और ध्रुव ने उसके चेहरे पर अचानक अपनी मुट्ठियां घुमा दी और एक के बाद एक कम से कम 10 थप्पड़ों की आवाज सबके कानों में गूंज गई। क्या आज धरोहर हाउस में शिवम की पिटाई होगी? क्या शिवम साबित कर पाएगा कि वो पोर्सिलेन्स की बॉटल्स नकली हैं? क्या करेंगे साहब सर उसके साथ उस खजाने को तोड़ने के लिए? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।